हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आप सभी के लिए सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी, टेट के जितने भी बैच हैं उन सभी के लिए एक ग्रुप बना दिया गया है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर उसका लिंक शेयर कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं 17 दिसंबर यानी कि आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इससे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि जैसा कि मैं हर दिन बताता हूं कि ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बन चुकी है। अब आप करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, जीएस, हिंदी और संस्कृत की वीडियो जो है वो अलग अलग आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। बात करते हैं पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न है कि इंडिया कोस्ट गार्ड के जहाज ओपीवी सुजीत जो है ये इंडिया कोस्ट गार्ड का जहाज है जिसे कमीशन कहां पर किया गया है। तो ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज है ओपीवी सुजीत, इसे कमीशन किया गया है गोवा में, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा। यहां से ऑप्शन सी सही रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं गोवा के भी वास्को टाउन में इसे कमीशन किया गया है, तो यहां से ऑप्शन सी सही रहेगा। पहले प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी और कि गोवा के वास्को टाउन में ये ओपीवी सुजीत जहाज जो है वो कमीशन किया गया है। अगर बात करते हैं किसके द्वारा कमीशन किया गया, तो ये कमीशन किया गया है राज द्वारा। राज कौन है? यह है रक्षा उत्पादन सचिव के द्वारा इसे जो है कमीशन किया गया है। बात कर लेते हैं कि ओपीवी श्रृंखला का 5 में से ये दूसरा जहाज है। ओपीवी श्रृंखला में कुल 5 जहाज कमीशन किए जाएंगे जिनमें इसका नंबर आता है दूसरा। ये दूसरा जहाज है। अब यहां भी देखिएगा ओपीवी पढ़ा है, तो ओपीवी की फुल फॉर्म क्या है? अब बात करते हैं ओपीवी की जो फुल फॉर्म है वो है ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है वो ओपीवी की फुल फॉर्म है। और ये जो जहाज है ये एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, 4 हाई स्पीड बोट और 2 इनफेटेबल बोट ले जाने में सक्षम है। तो ये जानकारियां थी इसके बारे में। बात कर लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई, इस जहाज की लंबाई है 105 मीटर और इसका वजन है 2400 टन, 2400 टन जो है वो इसका वजन है। अब बात करते हैं, देखिएगा यहां पर आपने पढ़ा कि इंडियन कोस्ट गार्ड, ये तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें तो इसके महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक है कृष्ण स्वामी नटराजन। कृष्ण स्वामी नटराजन जो है वे आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है। और इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये जानकारियां थी जो आपने इस प्रश्न से पढ़ी है। अब हम बात करते हैं आगे जानकारियों के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रियल एस्टेट के लिए नए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल नियमों को किस राज्य द्वारा स्वीकृति या मंजूरी दी गई है? तो ये जो है वो रियल एस्टेट के लिए दिए गए हैं कुछ यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल नियम, जिनको मंजूरी किस राज्य द्वारा दी गई है? तो इन्हें मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र द्वारा। महाराष्ट्र यानी कि ए ऑप्शन द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवसेना प्रमुख वर्तमान में उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे की सरकार ने अब ये नए नियम जो कि रियल एस्टेट से संबंधित रहेंगे इनको मंजूरी दी है। अब इस प्रश्न से और भी जानकारियां पढ़ते हैं, जैसे कि ये जो नए नियम बनाए गए हैं जिनको मंजूरी दी गई है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है कि जो रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एक रूपता लाना और उन्हें मजबूत बनाना, क्योंकि सभी के लिए समान, एक रूपता का अर्थ यह है कि सभी के लिए समान रूप से ये लागू किए जाएंगे। और अगर सभी के लिए समान रूप से लागू किए गए हैं तो ये नियम मजबूती को भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो मजबूत भी बनेंगे। अब देखिएगा यहां पर इसकी फुल फॉर्म तो पढ़ते हैं यूडीपीसीआर की। यूडीसीपीआर की फुल फॉर्म है यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस। यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आया है कि भारत ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए, भारत देश ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए
किस देश के साथ में समझौता किया है। तो भारत ने अब जो समझौता किया है, जो मुख्य रूप से स्वच्छ गंगा मिशन के लिए रहेगा, ये किस देश के साथ में समझौता हुआ है? ये समझौता हुआ है बी, यानी कि नॉर्वे देश के साथ में। नॉर्वे देश के साथ में हमारे देश ने ये समझौता किया है कि जो गंगा मिशन है, जो गंगा की सफाई का मिशन शुरू होगा, उसमें नॉर्वे देश के इंजीनियर्स भी भारत की मदद करेंगे। बात कर लेते हैं इस प्रश्न में कि नॉर्वे देश के साथ में तो समझौता हुआ है, लेकिन नॉर्वे के भी नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च के साथ में यह समझौता हुआ है। बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि जो कीचड़ प्रबंधन है, क्योंकि नदियों में कीचड़ अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, अब उस कीचड़ का प्रबंधन किस रूप से किया जाए, ना कीचड़ प्रबंधन के ढांचा किस प्रकार से विकसित किया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं कि यह समझौता जो था 10 से 15 दिसंबर तक आयोजित भारत जल प्रभाव 2020 के 5वें संस्करण के दौरान हुआ था। 10 से यहां से एक जानकारी और मिली आपको कि 10 से 15 दिसंबर तक भारत जल प्रभाव 2020 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसी दौरान यह समझौता भी हुआ है। देखिएगा कि नॉर्वे के साथ में समझौता हुआ है, तो नॉर्वे की मुद्रा कौन सी है? तो नॉर्वे की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। राजधानी कौन सी है? ओस्लो। और प्रधानमंत्री कौन है? तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री है एर्ना सोलबर्ग। एर्ना सोलबर्ग जो हैं वे नॉर्वे के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि प्रोजेक्ट 17A के पहले जहाज हिमगिरी का जलावतरण कहां पर किया गया? तो इससे पहले कि आप इस प्रश्न को बताएं, मैं आपसे बताता हूं कि प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज जलावतरण किया गया है और इस पहले जहाज का नाम भी इस प्रश्न में छुपा हुआ है। देखिए, प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज नाम क्या है उसका नाम है हिमगिरी। तो हिमगिरी जो कि प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज है, इसका जलावतरण किया गया है कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन डी। और कोलकाता में भी कहां किया गया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसका जलावतरण किया गया है। तो थोड़ी बातें पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे कि कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसका जलावतरण किया गया है। बात करते हैं कि प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 जहाजों का निर्माण किया जाएगा, जो कि पहला जहाज हिमगिरी के रूप में जिसका जलावतरण भी किया गया है। अब हमने कई बार पढ़ लिया, देखो यहां भी पढ़ा, प्रश्न में भी पढ़ा कि प्रोजेक्ट 17A ये क्या है। तो प्रोजेक्ट 17A जो है, इसके तहत जो भारतीय इंडियन नेवी है, जो भारतीय नौसेना है, उसकी ताकत में वृद्धि होगी, विकास होगा, ताकत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत ऐसे जहाज बनाए जा रहे हैं जो कि दुश्मनों के रडार में ना आए। दुश्मनों के रडार में नहीं आएगा तो भारतीय जो भारतीय सेना है, भारतीय नौसेना है, या जो भारतीय गश्त पोत है, उसको मजबूती मिलेगी और भारतीय नौसेना में वृद्धि होगी। भारतीय नौसेना और भी देश की शान बढ़ा सकेगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ओडिशा उच्च न्यायालय के जो नए न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं एस मुरलीधर। एस मुरलीधर अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। एस मुरलीधर जो हैं वे अब उच्च न्यायालय, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य यानी कि चीफ जस्टिस बने हैं। बात करते हैं थोड़ी और, जैसे कि अगर बात करें हम न्यायमूर्ति एस मुरलीधर की, तो वे 6 मार्च 2020 से पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। उनकी नियुक्ति जो है वो मई 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में करी गई थी। और उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें, क्योंकि उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो अगर हम बात करते हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय के बारे में, तो इस उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 26 जुलाई 1948 में करी गई थी। और इसकी स्थापना ये कहां पर स्थित है? तो ओडिशा राज्य के कटक में स्थित है। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आप लोगों को यहां से दी है। अब बात करते हैं एक और नियुक्ति हुई है, तो उस नियुक्ति को पढ़ लेते हैं। जैसे कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है हिमा कोहली, यानी कि महिला है। तो इससे पहले जो किया गया था
ओडिशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वो बने थे एस मुरलीधर, लेकिन तेलंगाना उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस बने हैं वे बनी है हिमा कोहली। बात करते हैं इस प्रश्न की और भी जानकारियां। जैसे बात करें कि वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हिमा कोहली नियुक्त थी। वे 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई थी, लेकिन अगले ही वर्ष यानी कि 2007 में ही वे स्थायी न्यायाधीश बन गई थी। उन्हें 2017 में पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय कोलकाता की जर्नल काउंसिल की सदस्य भी बनाया गया था। और बात करते हैं, क्योंकि तेलंगाना उच्च न्यायालय में बनी है, तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। मुख्य रूप से इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1919 में हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 2019 से तेलंगाना हाई कोर्ट बना है। तेलंगाना हाई कोर्ट कब से बना? 1 जनवरी 2019 से। और इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। इस तरह से मैंने पूरी जानकारी आप लोगों के सामने इस प्रश्न से दी है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो, ये करंट अफेयर का क्रम जो कि सुबह 4 बजे मिलता है, आपको सीरीज कैसी लग रही है। दोपहर 1 बजे आपको डेली जीएस पढ़ाई जाती है, कैसी लगती है। उसके साथ साथ कल से आप लोगों को और भी साइकोलॉजी की क्लासेस भी मिलेंगी, हिंदी की हर दिन आपको नई नई क्लासेस मिलती रहेंगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं कि किसे सम्मानित किया गया है, तो यहां पर देखिएगा के शिवान, ऑप्शन ए, के शिवान को अब सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं इस प्रश्न से और भी। के शिवान किस पद पर है? तो के शिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के अध्यक्ष है, तो इसरो के बारे में पहले पढ़ेंगे, बाद में इससे पहले एक लाइन और पढ़ते हैं कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह सूर्य दत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। बात करते हैं इसरो के बारे में, क्योंकि के शिवान जो है वे इसरो के अध्यक्ष हैं, तो इसरो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फुल फॉर्म कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी, यानी कि 15 अगस्त 1969 में करी गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके अध्यक्ष कौन है? के शिवान। अब आपने के शिवान तो बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन के शिवान की फुल फॉर्म नहीं पढ़ी होगी। मैं आपको बताता हूं, के शिवान की फुल फॉर्म है कैलासावडिवु शिवान। कैलासावडिवु शिवान जो है वो के शिवान की फुल फॉर्म है। 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि भारत के गणतंत्र दिवस 2021 यानी कि 26 जनवरी 2021 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो अभी देखिएगा यहां पर लिखे हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जो है, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, वे आगामी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। बात करते हैं, थोड़ी और जानकारियां पढ़ते हैं इस प्रश्न के बारे में। जैसे कि गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि होने वाले वे ब्रिटेन के 6ठे व्यक्ति हैं, 6th पर्सन है, वो 6ठे व्यक्ति हैं जो कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में अब शिरकत करेंगे। बात करते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में ही निमंत्रण दे दिया गया था, जिसके बाद अब वो आगामी गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। डाक पे नामक डिजिटल भुगतान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो डाक पे नामक जो डिजिटल भुगतान ऐप है ये लॉन्च करी गई है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यानी कि ये लॉन्च की गई है IPPB मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं अगले इस प्रश्न की ओर भी कि इसका उद्देश्य क्या है। इस जो डिजिटल भुगतान ऐप है इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज के विभिन्न वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी को वित्तीय सहायता, वित्तीय जरूरतों को पूरा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं IPPB अर्थात इंडिया
पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो फुल फॉर्म है वो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा, तो इस बात को आपने पढ़ना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और बात करें इसके एमडी और सीईओ की, तो जे वेंकट रामू जो हैं वे डाक पे यानी कि आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सीईओ और वर्तमान में एमडी है। पूरी जानकारी हो गई। अंतिम प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर भी आ गया कि देश में बनी इंटरसेप्टर बोट C454 को कोस्ट गार्ड में किसके द्वारा कमीशन किया गया है? तो किसके द्वारा कमीशन किया गया है? यह कमीशन किया गया है अजय तोमर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। बात करते हैं और भी कि देश में बनी इंटरसेप्टर बोट जो है C454, इसको सूरत के पुलिस आयुक्त अजय तोमर द्वारा कमीशन किया गया है। पुलिस आयुक्त है सूरत के अजय तोमर, उनके द्वारा इसे कमीशन किया गया है। बात कर रहे थे इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया है L&T अर्थात लार्सन एंड टर्बो के हजीरा प्लांट में इसका निर्माण कार्य जो है वो किया गया है। संचालन कौन करेगा? तो संचालन किया गया है कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट के नियंत्रण में गुजरात द्वारा इसका जो है वो संचालन किया गया है। अब बात करते हैं, देखिए यहां पर लिखा है इंटरसेप्टर बोट C454, तो ये एक L&T बता दिया ना, लार्सन एंड टर्बो जेटी हजारी द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित है। गहरे पानी में काम करने की क्षमता रखती है और इसकी जो अधिकतम गति है वो है 45 समुद्री मील। ये इसकी गति के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी प्रदान की गई है। धन्यवाद। आज की वीडियो आप लोगों के लिए पूरी तरह से मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आप जीएस, हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी या हिस्ट्री या करंट अफेयर पसंद करते हैं तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें। इन वीडियोस को देखने के लिए ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से जुड़े, फेसबुक पेज से जुड़े और ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं पीडीएफ सेंड करता हूं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।